केंद्र सरकार को जो न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की हम बात करें तो उसकी जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाने का फैसला अब केंद्र सरकार ने कर लिया है। सरकार का कहना है कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगले 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें, इस नई स्कीम से लागू होने के बाद 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के पास यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक स्कीम को चुनने का विकल्प होगा। यूपीएस में पेंशन के रूप में कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% दिया जाएगा, बशर्ते उन्हें कम से कम 25 साल की उन्होंने सेवा पूरी की हो। यूपीएस की विशेषताएं यहां समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि इस योजना के अंतर्गत यदि किसी कर्मचारी का आकस्मिक निधन हो जाता है तो उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। साथ ही यूपीएस में न्यूनतम पेंशन राशि जो है पेंशन की, वो 10,000 प्रति माह तक तय की गई है, जो कि 10 साल की सेवा के बाद मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को कर्मचारियों के भविष्य की वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ऐसे में यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू साबित हो सकता है। तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपीएस मोदी सरकार का तुरुप का इक्का साबित होगा? यूपीएस में क्या कुछ है खास, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस का एक बेहतर विकल्प है। यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्थिर पेंशन देना है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और ये लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना को लेकर कहा कि इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारें भी इस योजना से जुड़ जाते हैं तो लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के पास यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक स्कीम को चुनने का विकल्प रहेगा। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की हो। जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि कम है उन्हें प्रोपोर्शनल पेंशन दी जाएगी, जिसमें न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल होनी चाहिए। इसी के साथ अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। यूपीएस के तहत 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 प्रति महीना की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। यूपीएस में महंगाई भत्ते के लिए स्वचालित संशोधन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुरूप समायोजित किया जा सकेगा। ये घोषणा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से एक हम सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में, याद करिए आप। सो मच सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहवा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जो हमारे दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा, उनके पुराने रील्स को निकाल लीजिए। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं भाजपा के राष्ट्रीय मंच से, कांग्रेस पार्टी इन जनरल एंड राहुल गांधी इन पर्टिकुलर, प्लीज टेल द नेशन, did you implement the old pension scheme as promised in the Himachal election?
अगर बात करें एनपीएस की, तो इसमें कर्मचारियों को उनकी पेंशन के लिए योगदान करना पड़ता है और उनकी पेंशन राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। इसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है। हालांकि जिन कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को पहले ही स्वीकार कर लिया है, वह भी यूपीएस योजना में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों को एक स्कीम से दूसरे में स्विच करने का मौका एक बार ही मिलेगा। वो एक बार के बाद ऐसा नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना समाप्त होने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इन सबसे पहले ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को आखिरी प्राप्त वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन ये योजना वित्तीय रूप से स्थिर नहीं मानी गई थी और इसे समाप्त कर दिया गया था। यूपीएस को एनपीएस और ओपीएस का मिश्रण भी माना जा रहा है, जिसमें ओपीएस की स्थिरता और एनपीएस का लचीलापन दोनों को शामिल किया गया है। ऐसे में ये योजना सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बीच अंतर क्या कुछ है। इसको लेकर कंफ्यूजन भी लगातार हो रहा है। ऐसे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह से सेवा के अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में गारंटी है जो दी जाएगी। अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। यह भी बड़ी बात है। पेंशन राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर होती है, गारंटी नहीं होती है। और यह भी आपको बताएं कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का 60% दिया जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो परिवार को पेंशन का समान अधिकार दिया जाता है। अगर एनपीएस की बात की जाए तो परिवार पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, ये जमा राशि पर निर्भर करता है। वहीं अगर यूपीएस की बात की जाए तो 10 साल की सेवा के बाद 10,000 प्रति माह दिया जाता है। ओपीएस में कोई न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं होती है। साथ ही आपको यह भी बताएं कि न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी एनपीएस में नहीं होती है। वहीं अगर बात की जाए अब यूपीएस की, तो पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाता है और वहीं महंगाई भत्ते के साथ पेंशन समायोजित होती है ओपीएस में। तो ये जो अंतर है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से एनपीएस में महंगाई भत्ते का कोई समायोजन नहीं होता है, जबकि उसमें होता है। और अगर यूपीएस की बात की जाए तो कर्मचारी से कोई योगदान की आवश्यकता नहीं इसमें होती है। वहीं अगर बात की जाए ओपीएस की तो कोई योगदान इसमें भी नहीं होता है। ये लगातार जो कंफ्यूजन है इसको किस तरह से दूर किया जाए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कर्मचारी को वेतन का 10% योगदान करना होता है, जिसे सरकार मिलाती है। यूपीएस और ओपीएस सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है। ये भी एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एनपीएस बाजार आधारित निवेश जो पेंशन का स्रोत बनता है, ये एक बड़ा अंतर है। तो वहीं अगर यूपीएस की बात की जाए तो स्थिर और गारंटीड पेंशन भी आपको प्रदान करता है। तो वहीं अगर ओपीएस की बात की जाए तो स्थिर पेंशन ये प्रदान करता है। बात की जाए एनपीएस की तो वित्तीय सुरक्षा बाजार के उतार चढ़ाव पर भी इसमें निर्भर करती है और यूपीएस में कम से कम 10 साल की सेवा के बाद पेंशन का हकदार आप बन सकते हैं। ओपीएस की बात की जाए तो न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक इसमें नहीं है कि न्यूनतम सेवा कितनी होनी चाहिए, बल्कि एनपीएस में सेवा अवधि की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं होती, लेकिन योगदान अवधि पर निर्भर करता है। यूपीएस में अंतिम वेतन का 1/10 हिस्से के बराबर एक मुश्त भुगतान हर 6 महीने में करना पड़ता है। तो वहीं ओपीएस की अगर बात की जाए तो ग्रेजुइटी के रूप में भी राशि यहां पर दी जाती है। सेवानिवृत्त के समय एक मुश्त 60% राशि एनपीएस में निकाली जा सकती है। तो वहीं लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारी यूपीएस के इसमें आते हैं, जिनको लाभ भी अब दिया जाएगा। तो ओपीएस की अगर बात की जाए तो सभी सरकारी कर्मचारी जिन्होंने एनपीएस से पहले सेवा शुरू की उनको इसका लाभ होगा। तो वहीं एनपीएस सभी सरकारी और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को एनपीएस में शामिल किया गया है। तो जो सवाल हमने सबसे पहले रखा था कि जो एनपीएस ओपीएस अभी आया है ये हुक्म का इक्का साबित होगा कि नहीं, इसके लिए हमने बीजेपी का हुक्म का सिक्का साबित होगा जब पोल किया तो उसके जो परिणाम आए हैं वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जो हां से सहमत हैं वो 70% लोग हैं, बल्कि जो ना से साबित हैं वो जो सहमत हैं वो 30% की उनकी संख्या मानी जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के लिए ये
हुक्म का इक्का साबित होगी।